हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेसमेकर। आज के द हिंदू न्यूज़ के एडिटोरियल पेज के कुछ आर्टिकल को देखेंगे। आज कुछ खास नहीं है, दो ही मेन एडिटोरियल्स दिखे मुझे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस एडिटोरियल में इस एडिटोरियल पेज के इस आर्टिकल में बताया जा रहा है अ बिट ऑफ ब्लर ओवर इंडियाज़ न्यू कार्बन क्रेडिट प्लान। तो इसमें हुआ ये था कि जब ये 2026 का बजट आ रहा था तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग एक कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें ये होगा कि 20,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो 2026 के उसमें एलोकेशन हुआ 20,000 करोड़ का कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए। कन्फ्यूजन इसमें ये हो गया कि अगर इतना बड़ा ब्रॉड टर्म दे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि उसमें कन्फ्यूजन ये आया कि अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि फार्मर को भी कार्बन क्रेडिट का फ़ायदा मिलेगा। फार्मर जो अपना खेती करता है उसमें भी एक कार्बन क्रेडिट को यूज़ किया जा सकता है। अगर वो क्रेडिट लेना चाहे, बेचना चाहे या लेना चाहे, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें डिबेट होने लगा कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो इसी बारे में है इस आर्टिकल में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्टार्टिंग में जो प्लान आया था तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम लोग CCUS करेंगे, मतलब कि कार्बन कैप्चर करेंगे, फिर उसको यूटिलाइज़ करेंगे और स्टोर करेंगे। तो इसमें ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कार्बन का एमिशन होता है, तो उसको कैप्चर किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। मतलब हो सकता है ये किसी इंडस्ट्री में भेजा जाए जहाँ पे कार्बन का यूज़ होता हो। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री में, चाहे कोई उसमें बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों में, और मेथनॉल बनाने वाली कंपनियों को भी दिया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ आता है इस कार्बन सिक्वेस्टर उसमें कार्बन के कैप्चरिंग में, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्टील और सीमेंट और केमिकल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है। यहाँ पे कार्बन का वो होगा ही, कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होगा ही, और इन्हीं एमिशंस को कैच करने की बात हो रही है। एग्रीकल्चर में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं, और कार्बन क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो कार्बन क्रेडिट उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, सभी कंपनियों को किसी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 100 यूनिट का कार्बन बस एमिशन कर सकते हैं। किसी कंपनी ने मान लीजिए 120 या 130 कर लिया, और कोई कंपनी थी जिसका बस 50 यूनिट का ही उन्होंने कार्बन को एमिट किया है उसमें इन्वायरमेंट में। तो ये अपना इसके पास 50 कार्बन क्रेडिट बचा हुआ था, और ये लगभग 20 माइनस में चला गया, -20 कार्बन क्रेडिट के माइनस में चला गया। तो ये दूसरी जो कंपनी है वो 50 में से ये 20 अपना बेच सकती है। तो इससे ये होगा कि इनको इनको भी मिल जाएगा कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, थोड़ा सा एमिशन ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो मिल गया। और दूसरा इनको ये फ़ायदा मिला कि आपने पॉल्यूशन को कंट्रोल किया है, कार्बन को एमिट होने से रोका है, तो आपको 50 क्रेडिट बेचने का अवसर मिला है। तो ये होता है कार्बन क्रेडिट। हाउएवर एग्रीकल्चर प्लेज रोल इन कार्बन रिमूवल वाया सॉइल सिक्वेस्ट्रेशन। तो हमारा इसमें यह था कि हम लोग एग्रीकल्चर में CCUS नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होगा कि हमारा एग्रीकल्चर एक तो बहुत वास्ट लैंड होता है, तो इसमें हम लोग कहाँ से कैप्चर करेंगे। तो यही कन्फ्यूजन था इसके अंदर, कि इसमें डिबेट भी यही हो रहा था कि क्या ये एग्रीकल्चर को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सीधा बोला है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अगर हम इसके लिए अगर ले आएंगे तो हम लोग को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और 20,000 करोड़ तो 5 साल के लिए दिया गया है, तो इसमें ये नहीं हो सकता है। फार्म एमिशंस डिफर फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज, और एक पॉइंट सोर्स भी नहीं है कि एक जगह से मिल रहा है सब चीज़। आगे देखते हैं। सो फार्मर कार्बन क्रेडिट नैरेटिव, तो उसमें क्या है कि सम नैरेटिव सजेस्टेड फार्मर्स विल
अर्न वाया कार्बन क्रेडिट। तो एक नैरेटिव बनाया गया कि अर्न कर लेंगे कार्बन क्रेडिट दे के। रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस कैन जनरेट ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट्स। तो लेकिन ये कुछ है नहीं, मतलब ये बस कन्फ्यूजन बनाया गया और कुछ था नहीं इसके अंदर। प्राइवेट स्टेट पायलट्स ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग दिस मॉडल, और जो प्राइवेट और स्टेट लेवल के पायलट हैं वो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस मॉडल्स को। सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन यही आता है कि कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम आया था जब ये बहुत ब्रॉड टर्म दिया गया था कि एक ये कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम लाया जाएगा जिसमें इतना रुपए खर्चा किया जाएगा, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ के लिए था, उसमें प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया था कि इसके अंदर एग्रीकल्चर को भी लाया जाएगा, और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर, इंडिया हैज़ लार्ज पोटेंशियल फॉर सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो हमें जहाँ तक पता है कि हम लोग कई तरीक़ों से जो हमारा जो लैंड होता है, फार्मिंग लैंड होता है या फिर जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होता है, तो उसके अंदर हम लोग कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है, मान लीजिए कि आपने प्लांट उगाया, कोई भी तरह का प्लांट उगाया और प्लांट बड़ा हुआ, तो प्लांट के लिए अगर वो उसको खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो सनलाइट तो लेता ही है, सनलाइट के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वो अपना एक ग्रोथ बना लिया, तो उसका जो CO2 का एब्जॉर्प्शन है वो प्लांट के अंदर आ गया। और जब प्लांट मान लीजिए कि डेड होता है, या फिर प्लांट मान लीजिए कि अगर कोई वो है क्रॉप ही है, तो उसको अगर मतलब मर जाता है, तो उसके अंदर भी मतलब उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी कार्बन का मात्रा होता है। तो जो उस कार्बन को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं कि एक बायोचार बनाया जा सकता है। बायोचार उसको कहते हैं कि कोई भी तरह के वेस्ट मटेरियल को एक लो उस पर लो ऑक्सीजन पे हीट किया जाता है और उसमें एक मटेरियल जनरेट होता है जो जिसको बायोचार कहते हैं। और जब इसको हम बना लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसको तोड़ के या फिर उसको मिक्स करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो मिट्टी में जब मिलाते हैं तो यही बायोचार उसका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब वो इन्हांस कर देता है, और ऊपर से इसके वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। स्ट्रक्चर कार्बन मार्केट कुड बेनिफिट फार्मर्स इकोनॉमिकली। तो अगर ये मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि होता तो हो जाता, अगर फ़ायदा मिलता उनको। रिक्वायर्स सेपरेट पॉलिसीज़, फंडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। लेकिन इसके लिए अलग तरह की पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी, फंडिंग लानी पड़ेगी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी लेके आना पड़ेगा। नीड फॉर क्लियर पॉलिसी अप्रोच, गवर्नमेंट मस्ट डिफ्रेंशिएट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज, बोथ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग नेट जीरो टारगेट। तो जो हमारा नेट जीरो टारगेट है 2070 का, कि हम लोग यहाँ तक आके हमारा कार्बन का जो वो रहेगा, एमिशन रहेगा, वो नेट ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी लगाएंगे जो कार्बन वो करती ही हैं, पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी लगाएंगे जो इन कार्बन एमिट करती हैं, बट ऐसी भी चीज़ों को हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे एफॉरेस्टेशन कर देंगे, चाहे ऐसा भी करेंगे कि जिससे ये पूरा कार्बन नेट ज़ीरो हो जाए। तो हमारा 2070 का टारगेट है, तो इसके लिए भी करना चाहिए हमें काम। क्लियर कम्युनिकेशन एंड मल्टी सेक्टोरल प्लानिंग आर इसेंशियल। तो क्लियर कम्युनिकेशन और एक मल्टी सेक्टोरल प्लानिंग की भी ज़रूरत है, और आगे देखते हैं इसमें। तो ये देखिए CCUS का तरीका क्या होता है, मैं आपको 2-4 चीज़ और इसमें ऐड करूँगा। तो पहले तो कैप्चर करते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। और यूटिलाइजेशन कैसे होता है, कई कई जगहों पे हो सकता है। तो मैं 2-4 चीज़ बताना चाहता हूँ इसके बारे में, कि जैसे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं यहाँ पे कार्बन से और उस कार्बन को मिला के किसी और चीज़ से वहाँ पे मटेरियल बनाया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल्स भी बनते हैं कार्बन से। फॉर एग्जांपल ईंटा भी जब बनाया जाता है, ईंट भी बनाया जाता है, तो फिर उसके अंदर कार्बन का भी यूज होता है। मेथनॉल बनाने के लिए अभी एक सिंथेटिक फ्यूल की तरह काम कर सकता है, CO2 से मेथनॉल भी बनाया जा सकता है। और इसको केमिकल्स बनाया जा सकता है, और केमिकल्स में भी यूज़ किया जा सकता है, और उसको प्लास्टिक में प्रोड्यूस हो सकता है, किया जा सकता है। और एग्रीकल्चर में ऐसे हो सकता है कि इनको ग्रीन हाउस में भेज दिया और वो ग्रीन हाउस में कैप्चर हो गए, तो CO2 की ज़रूरत है प्लांट को, और प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और अपना कार्बन को सिंक कर लिया अपने अंदर।
एक और हो सकता है कि अलगी में जो अलगी होते हैं, जो प्लांट वो समुद्र में अलगी आते हैं या फिर कहीं भी अलगी होते हैं, अगर अलगी को न आर्टिफिशियली भी ग्रो किया जा सकता है, तो अलगी में CO2 को दे के उसको अलगी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और उस अलगी को फिर से यूज किया जा सकता है फॉडर के रूप में प्लांट्स के नहीं, सॉरी, एनिमल्स के और फिशरीज के, इनके फॉडर के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका माइंड मैप है, देख सकते हैं आप कि क्या क्या हुआ था। तो 20,000 करोड़ का एलोकेट हुआ था प्रोग्राम, और स्टील सीमेंट रिफाइनरीज में यूज़ हो सकता है, केमिकल्स में यूज़ हो सकता है। ये जो मतलब टारगेट जिसको किया गया था कि आप ये इस प्रोग्राम को लाके इन इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में नहीं हो सकता है क्योंकि फिट नहीं बैठता है इसमें। और दूसरा है कि बजट यूज़ ब्रॉड टर्म कर, ज़्यादा ब्रॉड टर्म यूज़ किया था बजट ने, तो इसमें कोई तरह का सेपरेशन नहीं है, कन्फ्यूजन ही है। और मेजर चैलेंजेस ये है कि एग्रीकल्चर में कि ह्यूज कार्बन सिंक पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब आगे वाले उसमें बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है नथिंग एट ऑल, मतलब सोनम वांगचुक के बारे में कि इसमें कुछ नहीं था इनको अरेस्ट करने जैसा और इतना टाइम जलाने जैसा जेल में, तो उसके बारे में। तो सेंटर मस्ट नेगोशिएट इन गुड फेथ विद लद्दाखी लीडरशिप। सेंटर को फेथ बनाना चाहिए लद्दाख की लीडरशिप से, और इसी बारे में है ये आर्टिकल। बट ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके मतलब इसके अंदर फैक्ट्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, बट इसमें जो यूज हुए हैं टर्म्स उसको देखना पड़ेगा हम लोग को, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सोनम वांगचुक का डिटेंशन हुआ था और फिर पॉलिटिकल टेंशन हुआ, फिर इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी लगाए गए थे, और वो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है वो लगा के इनको फिर जेल किया गया था। लेटर रिलीज पीस के नाम पे रिलीज़ कर दिया गया, तो अरेस्ट ही क्यों किया गया पता नहीं। ठीक है, ऑनगोइंग पॉलिटिकल कंसर्न्स, डिमांड्स फॉर स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल स्टेटस कंटिन्यू। तो अभी जो इस टाइम पे भी वो 6th शेड्यूल का डिमांड कर रहे हैं। टॉक्स बिटवीन लद्दाख लीडर्स एंड सेंटर रिमेन इनकन्क्लूसिव, और कोई कंक्लूजन नहीं आया, और सेंटर ये बोलती है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो अब लद्दाख काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है कश्मीर के, और इस वजह से दिक्कत आ जाती है कि अगर हम वहाँ के 6 शेड्यूल दे देते हैं और वहाँ पे ऑटोनोमस अथॉरिटीज़ दे देते हैं तो हमारा कुछ नहीं चलेगा, और चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस एरिया में। तो सेंटर का भी अपना कंसर्न है, बट इसका एक रास्ता भी निकाला जा सकता है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 में आया था, और ये पावर देता है सेंटर को और स्टेट को, दोनों को देता है पावर किसी भी इंसान को अरेस्ट करने का। तो हमारा जो अरेस्ट होता है, अरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक प्यूनिटिव होता है और एक होता है प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव का मतलब यह है कि किसी इंसान को लीगली सज़ा दी गई हो, कोर्ट ने बोला है कि हाँ तुम्हारे खिलाफ ये सबूत है, यानी कि आपके पास्ट को देखते हुए कि पास्ट में आपने क्या किया है और जो उसकी गलतियां की हैं उसको देखते हुए आपको सज़ा दी जाती है। लेकिन प्रिवेंटिव में क्या होता है कि ये फ्यूचर में आप जो करने वाले हैं उसके लिए सज़ा दी जाती है। आपको अगर किसी गवर्नमेंट को या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर लगता है कि ये इंसान वो आगे दंगा भड़का सकता है या फिर ऐसा कुछ कर सकता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के उसके लिए हो, तो वो मतलब खतरा हो, तो वो इसमें कर सकते हैं, अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो UAPA में और इसमें क्या अंतर है NSA में। तो UAPA जो है, तो UAPA सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट, मतलब सेंटर भले स्टेट की पुलिस हेल्प करती है उसमें,
अरेस्ट होने में, लेकिन मेन इसका जो पावर होता है वो सेंटर के पास पावर होता है। सेंटर हैज़ मोर पावर देन एनएसए। एनएसए में सेंटर के पास उतना, मतलब सेम, दोनों के पास सेम पावर है, सेंटर और स्टेट के पास दोनों के पास सेम पावर है, लेकिन यूएपीए में इसके पास, सेंटर के पास ब्रॉडर पावर है। तो आगे देखते हैं कि इसमें इनका क्या डिमांड था। सॉरी, आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या था इनका, एनएसए में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब तो मैक्सिमम 12 महीने का इसमें दिया जा सकता है किसी को भी सज़ा, लेकिन ये मतलब 3 महीने का वो होता है कि 3 महीने का आपको बार बार उसको रिव्यू करना पड़ेगा, कि 3 महीने तक कोई एडवाइजरी बोर्ड आएगा, उसको रिव्यू करेगा और फिर उसका डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है। और मैक्सिमम 12 महीने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो और इसमें एक हाई कोर्ट की अथॉरिटी, मतलब अगर इसमें, अगर लॉ में लिखा है कि 12 महीने से बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के लेवल का कोई एक पैनल बनता है, उसके अधिक जो कोर्ट के जजेस के लेवल का पैनल बनता है, उस पैनल के मतलब डिसीजन से ये चीज़ें होती हैं कि इनको और जेल किया जाए, और फिर उसके बाद अगर सबूत हुआ तो ठीक है, नहीं तो इनको और लंबा जेल किया जा सकता है। अगर छोड़ना हो तो ठीक है, नहीं तो इनको लंबा जेल किया जा सकता है। तो ये देखें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किस में, मतलब किस आर्टिकल के थ्रू आता है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का इसको पावर देता है। तो आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 है। तो आर्टिकल 22 में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 1 जो होता है, मतलब 22 का जो क्लॉज 1 है, तो उसमें ये है कि किसी भी इंसान को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको बताना पड़ता है कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। और 22 में बताया जाता है कि कितने मतलब आपको, मतलब 22 के 2 वाले में बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर, मतलब कितने देरी में, इतने देरी के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। मजिस्ट्रेट के पास भेज के फिर उसका मतलब आगे की कार्यवाही की जाती है। पर 22(3) में यही चीज़ एक्सेप्शन है कि 1 और 2, 22 का 1 और 2 इसके अंदर एक्सेप्शन है कि इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसी भी इंसान को किया जा सकता है, डिटेंशन में लिया जा सकता है, अगर ऐसा कोई लॉ प्रोवाइड करता है तो ये आप याद रखिएगा कि 22(3) और 22(4) प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है। कि अगर कोई ऐसा एडवाइजरी बोर्ड, जैसे इसमें एडवाइजरी बोर्ड वाला भी मैंने बताया कि एडवाइजरी बोर्ड फाइनल करता है कि कितने दिन तक की जेल होगी, और अगर निकालना भी है तो कितने दिन बाद कैसे निकालना है, तो एडवाइजरी बोर्ड उसको फाइनलाइज करती है। शेड्यूल 6, 5 और 6 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि शेड्यूल 5 और 6 में क्या डिमांड्स चल रही थी इनकी, सोनम वांगचुक की। तो ये शेड्यूल 5 तो हमारे उसमें है ही, लेकिन शेड्यूल 5 के अलावा शेड्यूल 6 का जो डिमांड इसमें यह था कि हम लोग को भी 80 mm याद रख लीजिएगा कि ऐसे जो जो ये स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इसके अंदर मतलब शेड्यूल 6 दिया गया है। तो शेड्यूल 6 में क्या होता है कि ये स्पेशल पावर दिया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने का पावर दिया जाता है, और वो क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स को वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो एडीसी होता है उसके पास पावर होता है कि वो लॉ बना सकता है किस पे, तो ये याद रख लीजिएगा, लैंड पे, फॉरेस्ट पे, एग्रीकल्चर पे, मैरिज पे, शादी करना हो, या फिर कोई सोशल कस्टम पे, इस पे ये इनको मिला होता है कि आप ये ऑटोनॉमसली पावर यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी सरकार का वो नहीं होता है, कोई तरह का रोल नहीं होता है, वहाँ के लोग खुद ही होके करते हैं। 5 और 6 में अंतर ये है कि 5 जो है, शेड्यूल 5, ये गवर्नर के अंदर आता है। गवर्नर मतलब है तो स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन गवर्नर इसका करता धरता है और ये रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को।
शेड्यूल 5 का रिपोर्ट गवर्नर प्रेसिडेंट को देता है और गवर्नर ही उस एरिया को देखता है। लेकिन इसके अंदर ये है शेड्यूल 6 में कि ये ऑटोनॉमस बना देता है कि उनको खुद की क्षमता दे दी जाती है, खुद के पावर्स दे दिए जाते हैं। तो यही कंसर्न था इनका, सोनम वांगचुक का, कि हम लोग को शेड्यूल 6 दिया जाए, हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं। हम लोग लॉ जो बनाएंगे, लैंड बनाएंगे, फॉरेस्ट बनाएंगे, मतलब जो लैंड का जो प्रोसेस है, फॉरेस्ट का जो प्रोसेस है, उसको उसके लॉज को अपने हिसाब से बनाएंगे। हम बाहर बाहर की जो कंपनियां आती हैं वो हमारे लैंड को ले लेती हैं, फॉरेस्ट को काट देती हैं, एग्रीकल्चर हमारा तबाह हो जाता है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो उनका यही कहना था कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम मतलब हम लोग को बचना है इन चीज़ों से, तो ये हम लोग को शेड्यूल 6 का दर्जा दे दीजिए। तो यही था आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है मुझे वीडियो बनाने में, बट आई विल ट्राई टू डू, और जल्दी करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।